नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका कॉमर्स एग्ज़ाम वर्ल्ड में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ जो अब चौथा प्रैक्टिस सेट है आपका GICLT ग्रेड कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, मैं उसका एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आज हम 64 से 86 क्वेश्चंस तक प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको अगला प्रैक्टिस सेट भी जल्द ही दूंगा। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संसाधनों का सर्वाधिक सीमा तक कुशल आवंटन प्राप्त किया जा सकता है। तो जो संसाधनों का सर्वाधिक सीमा तक कुशल आवंटन प्राप्त किया जा सकता है किसमें? अल्पाधिकार में, एकाधिकार में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में या फिर पूर्ण प्रतियोगिता में। तो इस जो है क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता में। संसाधनों का सर्वाधिक सीमा तक कुशल आवंटन केवल और केवल पूर्ण प्रतियोगिता में ही प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा एक सही है, जहां पर MRP सीमांत आगम उत्पादकता MRP दी है, उसके बाद MPP दी है सीमांत भौतिक उत्पादकता और MR आपकी दी है सीमांत आगम। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? तो देखिए आपका इसमें MPP यानी सीमांत भौतिक उत्पादकता बराबर MRP इंटू MR होता है। यही सही है, पहला ही आंसर सही है, आपका A हो जाएगा सही आंसर। 65 का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। बाकी सारे गलत दिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्या बताया गया है कि यदि वर्ष की शुद्ध बिक्री 2.5 लाख रुपए है और देनदार 50,000 हैं तो औसत वसूली अवधि क्या होगी? तो इसमें हमें क्या निकालना है? कलेक्शन पीरियड जो है वो आपका फाइंड करना है। तो देखिए कलेक्शन पीरियड का जो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है वो पहला फॉर्मूला तो ये होता है कि हमारे पास अगर डेब्टर टर्नओवर रेशियो मिल जाए तो हम 365 यानी दिनों में निकालना है, तो 365 डिवाइडेड बाई डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। लेकिन यहाँ पे डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो निकालने का कोई भी तरीका नहीं दिया है या नहीं है वो। उसके बाद अगर ये भी ना दिया हो तो हम एक और मेथड है उससे निकाल सकते हैं कि हमारे पास मंथ हो और डेब्टर टर्नओवर रेशियो हो, लेकिन इसमें मंथ भी नहीं दिए हुए हैं। तो हमारे पास क्या दो चीज़ें हैं? हमारे पास एक सेल है और एक डेटर्स है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? 365 इंटू एवरेज रिसीवेबल। तो एवरेज रिसीवेबल में हमारे पास डेब्टर है, हम उसी को एवरेज रिसीवेबल मान लेंगे 50,000 और फिर हम डिवाइड कर देंगे 250 यानी आपका शुद्ध बिक्री से। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर C आ जाएगा 73। आप इसे सॉल्व कर लेंगे कॉपी पेन पर, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या करेंगे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 365 को मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से और 250 यानी 2,50,000 यानी 2,50,000 से आप डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो आपका 73 दिन कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं निर्गमन। ऋणपत्रों के निर्गमन पर दी गई छूट दिखाई जानी चाहिए। तो ऋणपत्रों के निर्गमन पर जो छूट है वो हमेशा और हमेशा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है। तो इसका आपका A सही हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर आता है गत वर्ष से क्या तात्पर्य है? गत वर्ष या प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से क्या तात्पर्य है? प्रीवियस ईयर हम किसे कहते हैं? तो प्रीवियस ईयर आपका जो कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष होता है उसे हम कर निर्धारण वर्ष से पूर्व जो होता है उसे हम गत वर्ष या प्रीवियस ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर तो आपको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। हिसाबी वर्ष यानी जो करंट ईयर चल रहा है वो होता है। और जो प्रीवियस ईयर या गत वर्ष होता है तो जो कर निर्धारण वर्ष का पहले का, उससे पहले या उससे पूर्व का ईयर होता है उसे हम कर निर्धारण वर्ष के पूर्व का ईयर को हम गत वर्ष या प्रीवियस ईयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। समीकरण y = a + bx क्या प्रदर्शित करता है? तो जो ये समीकरण है ये आपका प्रतीपगमन रेखा का समीकरण है। ये आपका प्रतीपगमन रेखा y पर x की जो है समीकरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपए प्रति किलोग्राम है। ये क्या है आपकी? रुपए प्रति किलोग्राम है। ये आपकी मिश्रित इकाई है, सरल इकाई है या विश्लेषण इकाई है या गुणांक है? तो एक बार अगर आप देखें
रुपए प्रति किलोग्राम ये मिश्रित इकाई है, यानी इसमें रुपए भी है और प्रति किलोग्राम है, तो यानी ये एक आपकी मिश्रित जो है इकाई है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। इसमें क्या बताया गया है कि हेनरी फ्योल ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। ध्यान रखिएगा क्या पूछा है कि किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। व्यवस्था का सिद्धांत, ये हेनरी फ्योल का ही सिद्धांत है। उसके बाद आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, संघी शक्ति का सिद्धांत, आदेश की क्रमिक श्रृंखला का सिद्धांत। ये सारे आपके हेनरी फ्योल के ही हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन बी है अपवाद का सिद्धांत, ये आपका हेनरी फ्योल का नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्या लिखा हुआ है, नियंत्रण का विस्तार या स्पेन ऑफ कंट्रोल सिद्धांत बताता है कि नियंत्रण होना चाहिए सीमित उद्देश्य के लिए, सीमित समय के लिए, निकट अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों की सीमित संख्या पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा अधीनस्थों की सीमित संख्या पर। नियंत्रण का विस्तार तभी हो पाता है सही जब आपके अधीनस्थों की सीमित संख्या होगी और सीमित प्रक्रिया में काम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना उपरिव्यय नहीं है। कौन सा कारखाना उपरिव्यय नहीं है, तो देखिए कारखाने का बीमा, तो सीधा सा लिखा हुआ है कारखाने का बीमा है, तो ये कारखाना उपरिव्यय है। प्लांट पर ह्रास, प्लांट हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, मशीनरी हमारी कहाँ यूज़ होती है, वो हमारे कारखाने में ही यूज़ होती है, ये भी कारखाना उपरिव्यय है। ड्राइंग कार्यालय का वेतन, तो जो ड्राइंग कार्यालय का वेतन है वो भी हमारा कार्यालय जो है कारखाना या फैक्ट्री ओवरहेड में ही आता है, लेकिन जो सैलरी आती है ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस एक्सपेंसेस में जाती है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का डी आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 74। आग लगने के कारण सामग्री की क्षति को माना जाता है। तो जब आग लग जाती है तो सामग्री की क्षति को क्या माना जाता है, उपरिव्यय, प्रत्यक्ष व्यय, सामान्य व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो जब आग लग जाती है तो उसका जो व्यय होता है वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ना तो ये उपरिव्यय है, ना ही ये प्रत्यक्ष व्यय है, ना ही ये सामान्य व्यय है, बल्कि उसको हम आकस्मिक हानि बोलते हैं। जो आग लगने के कारण सामग्री की क्षति होती है वो आकस्मिक हानि के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप जो है इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कॉमर्स की आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, हर एग्ज़ाम की तैयारी आपको कॉमर्स की सब्जेक्ट की कराई जाएगी। अभी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, कुछ दिन में मैं सब्जेक्टिव भी स्टार्ट करूँगा, आपका प्यार अगर बना रहा इसी तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या इसमें बता रहे हैं कि वर्ष के अंत में एक साझेदार की पूंजी 20,000 रुपये थी, अंत में 20,000 रुपये थी, उसका लाभ में हिस्सा 10,000 रुपये था और उसने वर्ष में के दौरान 5,000 रुपये आहरित किए, तो उसकी पूंजी क्या होगी, आरंभिक पूंजी, ये पूछा है इसमें। यानी अंत में पूंजी 20,000, लाभ में हिस्सा उसका 10,000 और आहरण किया है उसने 5,000, तो उसकी स्टार्टिंग पूंजी या प्रारंभिक पूंजी कितनी थी। तो जो प्रारंभिक पूंजी है वो किस तरह हम निकाल लेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो आरंभिक पूंजी है उसे लेंगे और उसमें से आपका जो ये प्रॉफिट हुआ है ये लेस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 10,000 और उसके बाद जो आहरण किया गया है 5,000 उसे हम प्लस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 15,000। यानी कि जब भी प्रारंभिक पूंजी को निकालना होता है तो आहरण को प्लस करते हैं और जो लाभ का हिस्सा होता है या उसका लाभ होता है वो माइनस कर देते हैं, चाहे वो किसी साझेदार की पूंजी पूछ रहा हो या किसी फर्म की पूंजी पूछ रहा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं हम। दो चर x और y का प्राकीर्ण आरेख का अंदाज देता है। तो जब भी दो चर होते हैं x और y तो वो सहसंबंध को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, सहसंबंध को। यानी
कोफिशिएंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि n आपका 11 है, n आपका 11 है, समेशन x आपका 60 है और x स्क्वायर आपका 1000 है, तो आपका मानक विचलन क्या होगा? मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका क्या होगा? तो देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जब हमारे पास x है और x स्क्वायर है तो हम इसे कैसे निकालेंगे? आपका ये फॉर्मूला लगेगा, डिविएशन रूट के अंदर आप रखेंगे 60 प्लस 1000, 60 प्लस 1000 और डिवाइडेड बाई आप करेंगे n, n मतलब 11। तो अगर हम इस तरह से देखें तो क्या करना है आपको? रूट के अंदर 60 रखना है और फिर माइनस करना है 1000 से और डिवाइड करना है n से और इस पर स्क्वायर है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा और इसी से आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन का क्या उद्देश्य होता है या समन्वय का क्या उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं समन्वय का उद्देश्य या कोऑर्डिनेशन का उद्देश्य। विलंब को हटाना, संघर्ष को समाप्त करना, सहयोग में वृद्धि करना, उपयुक्त सभी। तो जो हमारा समन्वय का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है? सभी होते हैं। सहयोग में वृद्धि करना भी होता है, विलंब को हटाना भी होता है और संघर्ष को भी समाप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अग्रिम याचना खाते में को पृथक रूप से दर्शाया जाता है, यानी अगर आपकी कॉल इन एडवांस है शेयर्स में तो उसे कहाँ दर्शाया जाएगा? तो उसे हम चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं, लायबिलिटी में कॉल इन एडवांस के रूप में। उसके बाद हम आते हैं क्षैतिज विश्लेषण के रूप में जाना जाता है गत्यात्मक विश्लेषण, सराचमक विश्लेषण, स्थैतिक विश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये गत्यात्मक या डायनेमिक एनालिसिस जो होता है वो क्षैतिज या हॉरिजेंटल विश्लेषण कहलाता है। अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अनौपचारिक संगठन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? शीर्ष प्रबंधन द्वारा सर्जित होता है, लोचशील होता है, संगठनात्मक चार्ट में प्रदर्शित होता है, संगठन के लक्ष्यों के प्राप्ति में हानिकारक होता है। ये संगठनात्मक चार्ट में प्रदर्शित होता है। आपका जो अनौपचारिक संगठन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा करेक्ट करिए इसको, अनौपचारिक संगठन के बारे में कह रहा है। इनफॉर्मल लोचशील होता है, यानी हम इसे बदल सकते हैं, ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी के लिए बनाया जाता है इनफॉर्मल, और देन हम उसे ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट आता है सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट, वहाँ पर है जहाँ पर क्या होता है, ना तो लाभ होता है ना तो हानि। सम विच्छेद बिंदु हम उसे कहते हैं जहाँ पर ना हमें लाभ हो रहा हो ना हानि हो रहा, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। संतुष्टि का पॉइंट भी उसे कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 84। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर कॉमर्स की क्लास मिलती रहे और आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। आगामी परीक्षा जो सबसे नज़दीक है कॉमर्स की वो है जीआईसी, जो 19 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है। उसका सेंटर जो कॉमर्स का है वो अयोध्या गया हुआ है। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर करिए कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। आयोग ने थोड़ी सी गड़बड़ी ज़रूर की है, इसमें बहुत दूर दूर सेंटर भेजे हैं। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप किस शहर से अयोध्या पेपर देने जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कृषि आय आयकर अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त है। तो जो कृषि आय है वो किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त है? तो धारा 10(1) के अनुसार वो कर मुक्त है। नेक्स्ट हम आते हैं, एक भारतीय नागरिक जो रोजगार हेतु विदेशी यात्रा जाता है, उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम कितने दिन रुकना पड़ेगा? तो 182 दिन। यह हमारा इनकम टैक्स एक्ट में है कि अगर कोई भारतीय नागरिक रोजगार के लिए विदेश जाता है तो उसे निवासी होने के लिए कम से कम भारत में 182 दिन रुकना होगा, तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा या निवासी माना जाएगा। नेक्स्ट आता है
एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती शोधनी समतांश, शोधनी अधिमान अंश, शोधनी ऋणपत्र या पूर्व परिवर्तनीय ऋणपत्र। तो जो है कंपनी वो आपके शोधनी समतांश नहीं निर्गमित कर सकती, क्योंकि शोधनी समतांश जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो कंपनी से निर्गमित नहीं कर सकती। बाकी अधिमान अंश यानी प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स और फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये सब इशू कर सकती है कंपनी। तो आज की ये प्रैक्टिस सेट में इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आएगा। आप इस प्रैक्टिस सेट की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, गुड बाय।